मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के मिश्रित रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर पायराइट्स अयस्क है तो किसका अयस्क है? तांबा का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तांबा का संकेत होता है Cu। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पर होता है? एनोड पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है तो कितना अनुपात है? 1:3। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट है तो क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 10H। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? ओ धातु है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो कौन है? वृक्क है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय क्या होता है? फल में बदलता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन होता है तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। तो ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अपशेषी अंग। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसेन ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CFC है तो CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म है तो क्या है? जीवाणु है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तो किस प्रकार की है? प्राकृतिक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं तो कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उपतल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक है तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है तो कितना होता है? अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी आवेशित उदासीन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में से एक।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। कहाँ गति करता है? निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट के चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो चलिए निकाल कर देखते हैं क्या होता है। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई, जबकि ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, I का मान निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम I का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर V, और I का मान क्या रखना है हमको? V बटे आर। ठीक है, तो यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा मेरा? V स्क्वायर बटे आर। तो हमें क्या मिल गया? P बराबर V स्क्वायर बटे आर। चूँकि हमें प्रतिरोध निकालना है इसलिए R को हम क्या करेंगे, एक साइड लेते जाएंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। अब हमें देखिए वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा। अब P का मान कितना है? 100 वाट, तो 100 दे देंगे। ठीक, अब हम कर सकते हैं R बराबर 220 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 220 इंटू 220। अब वाट कितना था? 100 वाट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 22 गुना 22 कितना होता है? 484 होता है। कितना होता है? 484। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 484 ओम। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर बदलता है। तो किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SnCl2 है तो क्या है? अपकारक है। SnCl2 को कहते हैं टीन क्लोराइड। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में निकेल एवं क्या होते हैं? क्रोमियम होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निकेल की मात्रा होती है 80%, जबकि क्रोमियम की मात्रा होती है 20%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। तो क्या कारण है? जलांशन है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त अभी तक क्या है? अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 हैं। आवर्तों की संख्या 7 है, जबकि वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। ठीक है, यह सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो कौन नहीं करता? अंडाशय नहीं करता। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? दिमाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? शरीर का आकार। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अजैव नवीनीकरणीय कचरा है? तो थर्मोकोल क्या है? अजैव नवीनीकरणीय कचरा है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गंगा में मछली पालना। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल या रेटिना। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
उम्मीद है आप लोगों को हमारा आवाज़ साफ साफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज मेरा गला फंसा हुआ है थोड़ा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अंगस्ट्रान का मान होता है तो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो किस लेंस से होता है निकट दृष्टि दोष का निवारण? अवतल लेंस से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बनता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल है तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समझन क्षमता। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो किस रंग को? नीले रंग को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है तो क्या कारण है? प्रकीर्णन कारण है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कहाँ से होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग के। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? तो किस लेंस के द्वारा होता है? उत्तल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किस में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस, जिसे हम परितारिका कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन अधिक होता है? तो किस रंग का परिकर्णन अधिक होता है? नीला रंग का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो कौन सी परिघटना को? प्रकाश का प्रकीर्णन को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है नियमित रूप से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, जबकि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण कोश अवस्थित होता है, तो कहाँ अवस्थित होता है? बीजांड में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, तो DNA जो है कोशिका में क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है, तो कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोगान। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, इनमें से दोनों। अगला प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3.5 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, जिसका संकेत होता है F। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? तो कैसा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है F बराबर R/2 सत्य है केवल किसके के लिए? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरे पौधे में पोषण का विधि है, तो हरे पौधे में पोषण का विधि है स्वपोषी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।